कि कोरोना कैसे से बचा जा सकता है, उसके क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे लेकर के लोगों जो है लोगों में जागरूकता रहे। ऐसा कुछ लोगों को बताइए जिससे लोग परेशान हो, और अगर अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है तो घर में रह करके क्या प्राथमिक तौर पर इलाज कर सकें कि जिससे उनको घर की राहत मिल सके। ये सबको भर्ती नहीं किया जा सकता है, सबके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुँचाया जा सकता है, प्रैक्टिकल में ये संभव नहीं कीजिए। अब और दूसरा ये सवाल ये है कि जो कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लगभग कितने तक कोरोना मरीजों की संख्या जा सकती है, ये बताइए। देखिए, कोरोना मरीजों की संख्या कितनी जा सकती है ये हमारे ऊपर सबके अनुशासन पर निर्भर है। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर स्ट्रिक्टली करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 हफ्ते के पश्चात कोरोना की संख्या कम होना शुरू हो। अप्रैल ऐसा ही जाएगा। 20,000 है और मुझे उम्मीद है कि ये 50,000 भी हो सकता है, 40,000 भी हो सकता है, और हो सकता है 1 लाख भी छू। उत्तर प्रदेश, जी हाँ, मैं कह नहीं सकता, लेकिन अप्रैल में तो ये बढ़ेगा। देखिए, जो 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 रिफ्लेक्शन होता है, जैसे कल 20,000 निकले, तो ये 20,000 14 अप्रैल की प्रॉब्लम की वजह से नहीं निकले। ये 20,000 केसेस निकले हैं जो आपने जितना अनुशासन संयम बरता है 13-14 अप्रैल के आसपास, ये 6-7 अप्रैल के आसपास, मतलब 1 सप्ताह तक पहले आप किस अनुशासन से रह रहे थे उसका रिफ्लेक्शन 1 हफ्ता बाद। अब आज हमने बाजार बंद किया है, आज हम मास्क लगाने की वो कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इसका असर हमें 1-2 हफ्ते बाद मिलेगा। तो वही मैंने कहा कि जैसे आज 15 तारीख हो रही है और आज से हमने थोड़ी कठोर कार्रवाई शुरू की है, तो हमें ऐसा लगता है कि मई के पहले हफ्ते में ये केसेस कम उत्तर प्रदेश में होने चाहिए, आर वैल्यू गिरनी चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। और दूसरा, आपने कहा कि जो लोग कोरोना से पॉजिटिव नहीं हैं, भाई कोरोना पॉजिटिव है तो जो कोविड प्रोटोकॉल का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। एक तो मैं बता दूं कि जो मरीज कोरोना का इलाज ले रहे हैं वो घबराए नहीं। 2 चीज़ें बस ध्यान रखें। एक, आपका मरीज होश में है, बातचीत कर रहा है, उसका खर्च जो बुखार है वो 100-101 से ऊपर नहीं जा रहा है, और तीसरा, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो 94 से नीचे नहीं जा रहा है, तो आप समझिए आपका मरीज सेफ जोन में है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि कब आपका मरीज सेफ जोन में है, तो आप इलाज देते रहें। लेकिन हाँ, अचानक बुखार 104 से ऊपर चला गया, नब्ज जो है 120 के ऊपर चली गई, और ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो 94 से नीचे चला गया, ये 3 चीज़ें मैं फिर 4 चीज़ें मैं बता देता हूँ। पहला, मरीज आपका बेहोशी जैसा होने लगा है, आएँ बाएँ साएँ बकने लगा है। नंबर 2, उसका जो नब्ज जो है, जिसको आपने देखा पल्स ऑक्सीमीटर नापते हैं तो उसमें पल्स भी आती है, सैचुरेशन भी आती है, उसकी नब्ज 120 से ऊपर हो गई है, उसका सैचुरेशन 94 से नीचे हो गया है, और उसका जो बुखार है वो 104 से ऊपर चला गया है। अगर ऐसी सिचुएशन हो गई है, ये 4 क्राइटेरिया याद रखें, तो नेचुरली आपको अस्पताल की ज़रूरत है। जब तक अस्पताल नहीं मिल रहा है तब तक आप ध्यान रखें कि मरीज को अगर कॉन्शियस है तो पानी पिलाते रहें, लिक्विड ज़्यादा दें, और उसको अगर ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं मिल जा रहा है तो ऑक्सीजन आप घर में ही स्टार्ट कर सकते हैं, और एम्बुलेंस में ले गए हैं तो भी ऑक्सीजन ले जाएं, और जब तक ये फॉर्मेलिटीज़ और दूसरी हो रही हैं उसको तब तक ऑक्सीजन पर ही रखें। अब मैं आता हूँ जो लोगों को कोरोना नहीं है, एक तो ये, हाँ एक और क्लियर कर दूँ कि कोरोना के लक्षण इस बार वेरिएबल है, तो कोई भी नया लक्षण शरीर में दिख रहा है आप कोरोना टेस्ट जरूर कराएं, टेस्ट, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, और टीका। अब ये 3 की बजाय 4 टीके हो गए हैं, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टेस्टिंग, टीका। ये चारों टीका पालन करें। जब भी आपको टीका लगवाने का अवसर मिलता है आप जरूर लें। दूसरा, जो लोग अभी कोरोना से संक्रमित नहीं हुए हैं लेकिन उनको खतरा बना हुआ है, खतरा सबको बना हुआ है, वो क्या करें? तो जैसे मैंने कहा, सुबह शाम पानी उबाल के भाप, जो विटामिन हम लोग कहते हैं A, B, C, D, उसमें से B, C, D विटामिन जो है वो इसके लिए बहुत महत्व उपयोगी है। तो विटामिन B, विटामिन C, चूसने की गोली आती है 500 मिलीग्राम की, 1 या 2 गोली रोज चूस लें। अगर विटामिन C नहीं मालूम किसी को मिल जाए तो एक नींबू जो है वो निचोड़ के शिकंजी सुबह पी लीजिए, शाम को पी लीजिए, हो गया ना विटामिन C, क्या दिक्कत है? अब धूप तो तेज है तो विटामिन डी धूप में बैठ के भी ली जा सकती है। तो विटामिन डी की 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की एक दवा आती है, पाउच या गोली या कैप्सूल, और उसको ले लें आप, और
1 महीने में 1 बार उसको खाते रहें मेंटेनेंस के रूप में। अगर मान लीजिए किसी ने जांच कराई है और विटामिन डी 30 से कम है तो फिर हफ्ते में 1 दिन खाना पड़ेगा, और 4-5 कैप्सूल 4-5 डोज जो है हफ्ते में 1 दिन खा लें 1 महीने तक, और उसके बाद मेंटेनेंस डोज यानी महीने में 1 बार। बी कॉम्प्लेक्स के लिए भी मेरा सुझाव है, मैं तो देखिए डॉक्टर सूर्यकांत बदनाम है कम से कम दवा लिखने के लिए, तो बी कॉम्प्लेक्स के लिए मेरे सुझाव, अगर आपकी डाइट में हरी सब्जियां शामिल हैं तो आपको बी कॉम्प्लेक्स लेने की जरूरत नहीं है। आप हरे मौसमी फल खा रहे हैं, आपको बी कॉम्प्लेक्स लेने की जरूरत ही नहीं है। आप सिट्रस फ्रूट खा रहे हैं, नींबू संतरा कीनू खा रहे हैं, तो आपको विटामिन सी की भी लेने की जरूरत नहीं है, तो केवल विटामिन डी ले लीजिए। तो इसमें भी देखना पड़ेगा कि आप खा क्या रहे हैं। आप हरे लाल पीले ये सब फल सब्जी खा रहे हैं रंग बिरंगे, तो इसका मतलब विटामिन बी और विटामिन सी का कोटा आपका पूरा हो गया, केवल विटामिन डी आपको लेना पड़ेगा। स्टीम मैंने कहा सुबह शाम लेते रहें, गर्मी का भी मौसम है और कोरोना खुद डिहाइड्रेशन करता है, तो पानी खूब पीते रहें। अब पानी का लोग जो है ना वो मैंने पानी कहा, लिम्का नहीं कहा, कोको कोला नहीं कहा, ये थोड़ा ध्यान रखें कि अपने पेयजल पिए। भाई हमारे यहाँ कम है पेयजल क्या। अब देखा हमने बच्चों को लोग जो है वो बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स और पता नहीं क्या क्या खिलाते रहते हैं। अरे भाई कभी बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स का स्वाद चख के देखिए, उससे तो स्वाद अच्छा मेरा सत्तू का है। आप सत्तू क्यों नहीं घुला के दे रहे हैं, नींबू और नमक डाल के बढ़िया सा सत्तू दीजिए, उसका स्वाद भी अच्छा है, उसमें विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं, हाइड्रेशन से भी बचाएगा और कोल्ड ड्रिंक के दुष्परिणाम है उनसे भी बचाएगा। अब किसी बच्चे से हम पूछ दें सत्तू, तो अंकल पूछेगा डॉक्टर अंकल क्या व्हाट डू यू मीन बाय सत्तू, तो बच्चे जानते नहीं। अभी मैं किसी को कह दूँ गुड़ आयरन के कैप्सूल लोग खाएंगे, गुड़ नहीं बच्चे को खिलाएंगे। अरे चीनी में सिर्फ मिठास है, गुड़ में बहुत कुछ है, तो गुड़ आप खाते रहेंगे तो ना आयरन की कमी होगी ना मिनरल्स की कमी होगी, जो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो बच्चों को आदत थोड़ी डालनी चाहिए, चीनी को रिप्लेस गुड़ से करना चाहिए। नमक में भी सेंधा नमक जो है बेहतर होता है। जितने बीपी के मरीज हैं मेरा उनसे गुजारिश है सफ़ेद नमक छोड़ दीजिए, सेंधा नमक खा लीजिए, देखिए बीपी की एक दवा वैसे ही छूट जाएगी आपकी। और ये त्यौहार है, ये समय है त्योहारों का, रमज़ान का, तो हम हिंदू भाई भी त्यौहार रख रहे हैं, मुस्लिम भाई भी त्यौहार रख रहे हैं, दोनों का त्यौहार है, दोनों को डिहाइड्रेशन का करना है। तो जो बीमार हैं और जो बुजुर्ग हैं और जो दूध पिलाने वाली माताएं बहनें हैं या गर्भवती महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हैं, ये 5 कैटेगरी। मैं फिर कहता हूँ बुजुर्ग, बीमार मतलब कोई बीमारी लंबी हो, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट है, किडनी है, बीमार। अब बुजुर्ग हैं, बीमार मतलब 60 साल से ऊपर हैं, बीमार हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे को दूध पिलाती महिलाएं और छोटे बच्चे। अब मैं इस्लाम का जानकार तो नहीं हूँ, ना हिंदू धर्म का जानकार हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी धर्म ये इजाज़त नहीं देता है कि ये 5 कैटेगरी के लोग व्रत रहें। तो मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना निवेदन है, किसी धर्म गुरु को अगर ठेस लगी हो मेरी बात से तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये 5 कैटेगरी के लोगों को व्रत रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन जब भी आप व्रत तोड़ते हैं, सहरी करते हैं या इफ्तार करते हैं, तो उस समय आप सीधे खाने मत लग जाएं, बल्कि जो ये सुनिश्चित कर लें कि पीने वाली मात्राएं जो हैं शरबत से शुरुआत करें, जो पीने वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों, नहीं तो डिहाइड्रेशन होने का खतरा है, क्योंकि गर्मी इस समय बढ़ रही है और कोरोना भी जो है वो कम पानी वाले को पकड़ता है। डिहाइड्रेशन होगा वहाँ पकड़ेगा, जहाँ पानी होगा, जहाँ सूजन होगी वहाँ पकड़ेगा। दूसरा मैंने कहा कि जो घर के लोग हैं वो थोड़ा बहुत एक्टिविटी ज़रूर करें, मतलब योग करें, प्राणायाम करें, कुछ नहीं तो जॉगिंग करें। अरे आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, टहल टहल के करिए, क्या दिक्कत है, बैठ के क्यों कर रहे हैं। मतलब सिंपल फार्मूला है, जो काम आप लेटे लेटे कर सकते हैं वो बैठ के करें, जो काम बैठ के कर सकते हैं वो खड़े होके करें, जो काम नौकर से करवा सकते हैं वो खुद करें। अब ये मत करें जरा 1 गिलास पानी ले आना, अरे भाई क्यों 1 गिलास पानी ले आना, भगवान ने पैर दिए हैं, हाथ दिए हैं, किचन में जाइए, उतना वॉक कर गए, किचन से गिलास लिया फ्रिज तक गए, उतना वॉक कर गए, पानी निकाला और पानी लेके आए पिया, तो आपके हो गए ना 50-60 कदम। तो कदम कदम बढ़ाए जा और सुर में सुर मिलाए जा। तो क्या है, जितने आप वॉकिंग होंगे, कहते हैं 10,000 स्टेप्स पर डे होना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति के लिए। तो एक मोबाइल में घड़ी में उसमें एक ऐप डाल लीजिए, हेल्दीफाई ऐप, और उससे जो है 10,000 कदम रोज चलिए, नापिए, रोज रात को सोइए ही मत 10,000 कदम जब तक ना होगा। जो नहीं चल पा रहे हैं, बुजुर्ग हैं, घुटनों में दर्द है, मोटापा ज़्यादा है, तो उनके लिए बहुत छोटा सा वो है कि बैठ के योग करें, प्राणायाम करें। प्राणायाम जो है फेफड़े की मजबूती को बढ़ाता है, इसलिए प्राणायाम जरूर करें, तो फेफड़े की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और कोरोना सबसे ज़्यादा जो खतरनाक हमला करता है वो फेफड़े पर ही करता है। डॉक्टर साहब एक अंतिम सवाल